वेलकम एवरीवन। न्यू चैप्टर लोक अदालत एंड अदर कोर्ट्स स्टार्ट कर रहे हैं इन अकॉर्डेंस विद न्यू एडिशन ऑफ लक्ष्मीकांत। 38th चैप्टर है ये। इसमें हम देखेंगे कि ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम क्या है, क्योंकि लोक अदालत इसी का ही एक टाइप है। फिर नालसा दैट इज नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कवर करेंगे। देन लोक अदालत एंड उसकी टाइप देखेंगे, नेशनल लोक अदालत, स्टेट लोक अदालत एंड परमानेंट लोक अदालत। उसके बाद हम कुछ अदर टाइप ऑफ कोर्ट देखेंगे जैसे कि फैमिली कोर्ट, कमर्शियल कोर्ट एंड ग्राम न्यायालय। सो लोक अदालत समझने से पहले हमें ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम का पता होना चाहिए। ऑल्टरनेटिव दैट इज एक सेकंड ऑप्शन, एक दूसरा रास्ता। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, तो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का हमारे पास एक सेकंड ऑप्शन भी है। एडीआर एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू बिना कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट एटसेट्रा, इन सब में जाने की जरूरत नहीं है। एक इनफॉर्मल प्रोसेस के थ्रू ही डिस्प्यूट को रिजॉल्व करा जा सकता है। वो इनफॉर्मल प्रोसेस को ही एडीआर ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बोलते हैं। इसकी डिफरेंट टाइप हो सकती हैं जैसे कि नेगोशिएशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन एंड आर्बिट्रेशन। एंड जो हमारी लोक अदालत है वो इन चारों टाइप को ही यूज करती हैं। स्पेशली ये जो आर्बिट्रेशन का प्रोसेस है, लोक अदालत है वो भी, इनके डिसीजन भी बाइंडिंग होते हैं आर्बिट्रेशन के जैसे ही। सो पहले हम इस एडीआर के डिफरेंट टाइप्स को समझेंगे। सबसे पहले है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन एक नॉन बाइंडिंग प्रोसीजर है। सो एक इनफॉर्मल प्रोसेस है ये। जिन भी पार्टीज में डिस्प्यूट है वो दोनों आपस में बैठ के डिस्कशन करेंगे, नेगोशिएशन के थ्रू डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे। किसी भी पार्टी के ऊपर ये डिसीजन बाइंडिंग नहीं होगा क्योंकि थर्ड पर्सन इसमें कोई है ही नहीं डिस्प्यूट को, कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करवाने के लिए। ये सबसे ज्यादा कॉमन मेथड है, एक गांधीयन मेथड है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का। अगर इसके थ्रू डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो पाता है देन किसी थर्ड पर्सन को बुलाया जाता है जिसको मीडिएटर बोलते हैं। तो वो आ जाती है मीडिएशन की प्रोसेस। इसमें थर्ड पर्सन जो होगा, मीडिएटर जो होगा, वो खुद डिसीजन नहीं देगा बट दोनों पार्टीज में कम्युनिकेशन करवाएगा, दोनों पार्टीज को साथ में लेकर आएगा डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए, इशू को खत्म करने के लिए। सो मीडिएशन के थ्रू एक थर्ड पर्सन की हेल्प ली जाती है बट इसका डिसीजन भी पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता है। अगर इसके थ्रू भी डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो पाता है देन आता है कंसिलिएशन का प्रोसेस। इसमें भी एक थर्ड पर्सन की हेल्प ली जाती है जिसको कंसिलिएटर बोलते हैं। इसमें और मीडिएशन में क्या डिफरेंस है कि ये थोड़ी सी एक फॉर्मल प्रोसेस आ जाती है क्योंकि कंसिलिएटर खुद भी पार्टीज को असिस्ट करता है, वो भी पार्टीज को रिकमेंडेशंस देता है कि डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व करा जा सकता है। लेकिन वो पार्टीज इन्वॉल्व जो हैं, जिनके बीच में डिस्प्यूट है, वो उन्हीं के ऊपर ही होगा कि कंसिलिएटर के इस फैसले को, इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं करना है। जब ये दोनों पार्टीज में सेटलमेंट हो जाएगी तो एक डॉक्यूमेंट ड्रॉ करा जाएगा, उस डॉक्यूमेंट को फिर कंसिलिएटर साइन करेगा। देन उसके बाद ही ये डिसीजन पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होगा, अदरवाइज ये डिसीजन बाइंडिंग नहीं होगा। अगर इन तीनों प्रोसेसेस के थ्रू भी डिसीजन नहीं पहुंच पाता है, कोई भी सेटलमेंट नहीं हो पाती है, फिर देन लास्ट और फोर्थ टाइप है एडीआर की, आर्बिट्रेशन, जो कि लोक अदालत से मैक्सिमम मैच करती है। आर्बिट्रेशन के केस में डिसीजन के लिए एक आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल सेटअप करी जाती है। इसी के पास ही दोनों पार्टीज जाती हैं जिनके बीच में डिस्प्यूट है। तो ये एक फॉर्मल प्रोसेस आ गई है। अब एक आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल आ चुकी है। इसका जो भी अवार्ड होगा, जो भी ये डिसीजन देती है, जैसे कि कोर्ट के डिसीजन को हम जजमेंट बोलते हैं, ऐसे ही आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल या फिर लोक अदालत के डिसीजन को हम एक अवार्ड बोलते हैं। जो भी आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल का डिसीजन या अवार्ड होता है वो पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होता है। जैसे कि लोक अदालत के डिसीजन के अगेंस्ट कहीं अपील नहीं होती है, ऐसे ही आर्बिट्रेशन ने जो भी इसके थ्रू डिसीजन लिया गया है, जो भी अवार्ड है, उसके अगेंस्ट कहीं भी अपील एंड फाइल नहीं करी जा सकती है। सो देखिए, जो हमारा लोक अदालत है वो एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम ही है। एक रेगुलर कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है अगर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना है, क्योंकि हमारी जुडिशरी ऑलरेडी ही ओवरबर्डन्ड है। तो इसीलिए ही ये एक एडीआर सिस्टम आया है एंड लोक अदालत इसी का ही एक टाइप है। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी क्या है, क्योंकि एक एक्ट आया था, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। इसी के बाद ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ अथॉरिटीज आई थी, नेशनल लेवल की, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका लेवल की।
उन्हीं अथॉरिटीज़ का, उन्हीं एजेंसीज का ही एक प्रेरोगेटिव होता है। यही नेशनल और स्टेट लेवल की अथॉरिटीज़ होती हैं जो कि लोक अदालत होल्ड करती हैं, लोक अदालत को कंडक्ट करती हैं। सो देखिए, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 39A। इसमें क्या लिखा हुआ है कि पुअर लोगों के पास भी फ्री लीगल एड का सर्विस होना चाहिए, उन लोगों के पास भी जस्टिस की एक्सेस होनी चाहिए, पुअर और वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पास भी, उनके पास भी लीगल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। जस्टिस फॉर ऑल की बात करी गई है। ऐसा ना हो कि जो नॉर्मल कोर्ट होते हैं हमारे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वो सिर्फ रिच लोगों तक ही एक्सेस उनकी रह जाए, जो पुअर सेक्शन है हमारी सोसाइटी का उनके पास जस्टिस की एक्सेस ना ही पहुंच पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए डीपीएसपी के थ्रू आर्टिकल 39A ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने, स्टेट के ऊपर एक, गवर्नमेंट के ऊपर एक ड्यूटी लगाई है, उसके ऊपर एक मॉरल ऑब्लिगेशन लगा दी है कि आपको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करनी है वीकर सेक्शन ऑफ लोगों को, जिनके पास पैसा नहीं है, जो कि सोशली एंड इकोनॉमिकली वीक हैं, सो दैट जस्टिस फॉर ऑल की जो प्रोविजन है इसको अचीव करा जा सके। ऐसे ही देखिए, जो हमारा प्रियम्बल है, हमारे प्रियम्बल में भी जस्टिस की बात करी गई है। हमारे प्रियम्बल में बताया गया है कि कैसे सब लोगों के पास सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए। एंड ऐसे ही जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 16 है, ये भी जस्टिस की बात करता है। अगर आप इसका टाइटल देखोगे तो टाइटल है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16 में भी जस्टिस की बात करी गई है। ऐसे ही जो आर्टिकल 14 है एंड आर्टिकल 22 क्लॉज 1 ऑफ हमारे फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 14 बात करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ की, कि लॉ के आगे सारे लोग इक्वल रहने चाहिए। पुअर लोगों के पास कोई जस्टिस है ही नहीं, उनके पास इक्वालिटी कोई है ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही जो आर्टिकल 22 क्लॉज 1 है, ये बात करता है कि जिन लोगों को अरेस्ट करा गया है, जो कन्विक्टेड लोग हैं, उनके पास भी कुछ राइट्स होने चाहिए, उनको भी लीगल रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। एंड ऐसे ही ये बात करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन में जो लोग कन्फाइन करे गए हैं, उनके पास भी कुछ राइट्स होने चाहिए। सो अगर हमारी कंट्री में इन सारी चीजों को अचीव करना है, आर्टिकल 39A को अचीव करना है, आर्टिकल 14 को अचीव करना है, 22 को अचीव करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16 को अचीव करना है, प्रियम्बल में जो गोल दिया गया है उसको अचीव करना है, इसीलिए ही हमारा पार्लियामेंट 1987 में एक एक्ट लेके आता है, द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। इसी एक्ट के थ्रू ही सबसे पहले आता है नालसा, दैट इज द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। इस अथॉरिटी को दो काम दिए जाते हैं। पहला काम क्या है कि जो भी हमारी कंट्री में ऑलरेडी लीगल एड प्रोग्राम चल रहे थे, गरीब लोगों की, पुअर लोगों की सहायता के लिए जो ऑलरेडी प्रोग्राम चल रहे थे लीगल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, उनकी इम्प्लीमेंटेशन को चेक करना, उनको इवेलुएट करना, उनकी इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करना, चेक करना, ये पहला काम नालसा को दिया गया। सेकंड काम नालसा को दिया गया कि इस एक्ट के अंदर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए जो भी लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करी गई हैं, उन सर्विसेज की इम्प्लीमेंटेशन कैसे करवानी है, उनके लिए कौन सी पॉलिसीज लेके आनी है एंड कौन से प्रिंसिपल एंड रूल्स होने चाहिए इन लीगल सर्विसेज के लिए। सो दो काम दिए गए इस एक्ट के अंदर नालसा को। पहला काम, जो ऑलरेडी प्रोग्राम चल रहे हैं लीगल एड के हमारी कंट्री में, उनको मॉनिटर करना, उनको एवेलुएट करना। सेकंड, लीगल सर्विसेज लोगों को देने के लिए, पुअर लोगों को प्रोवाइड करने के लिए पॉलिसीज फॉर्म करना एंड प्रिंसिपल्स और रूल्स फॉर्मुलेट करना। सो ये दो काम दिए गए थे नालसा को। लेकिन इम्प्लीमेंट करने का देखिए काम किसको दिया गया। उसके लिए हर एक स्टेट में एक स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट करी गई। हर एक हाई कोर्ट में एक हाई कोर्ट स्टेट लीगल सर्विसेज कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करा गया। स्टेट के नीचे एक डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विसेज अथॉरिटी को भी कॉन्स्टिट्यूट करा गया। देन तालुका लेवल पर भी एक लीगल सर्विसेज कमेटी को इस्टेब्लिश करा गया, तालुका लेवल दैट इज सब डिविजनल लेवल पर। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूट करा गया। सो इन सारी एजेंसीज का काम क्या हो जाएगा, जो भी नालसाज ने पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करा है, जो भी नालसा ने गाइडेंस दी है, डायरेक्शंस दी हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने का काम होगा इस स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और तालुका लेवल की लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज का।
तो नालसा गाइडेंस देगी, डायरेक्शंस देगी, पॉलिसीज फॉर्मुलेट करेगी, इवैल्यूएशन करेगी, लेकिन इंप्लीमेंट कौन कौन करेगा? स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ऐसे ही हाई कोर्ट एंड तालुका लेवल की लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज। इन्हीं एजेंसीज का काम होगा फ्री लीगल सर्विसेज को प्रोवाइड करना। एंड फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कैसे करी जाएगी? थ्रू लोक अदालत। लोक अदालत को कंडक्ट करा जाएगा। ये सारी एजेंसीज लोक अदालत होल्ड करेंगी, कंडक्ट करवाएंगी लोक अदालत डिफरेंट स्टेजेस पर। सो ये सारी एजेंसीज नालसा की गाइडेंस के अंदर ही लोक अदालत कंडक्ट करवाएंगी एंड फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी। अब इन एजेंसीज के जो ब्रॉड मेन फंक्शंस होंगे इन सारी एजेंसीज के, वो क्या है? पहला इनका फंक्शन है फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना, एक जनरल सा फंक्शन है। इसी पर्पस के लिए ही इनको इस्टेब्लिश करा गया है, इसी पर्पस के लिए नालसा आई है एंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी आई है। एंड इन्हीं एजेंसीज का काम ही होगा लोक अदालत ऑर्गेनाइज करवाना, लोक अदालत होल्ड करवाना, सो दैट एमिकेबल सेटलमेंट हो सके। देखिए, लोक अदालत का मेन पर्पस क्या है कि जो भी पार्टीज हैं जिनके बीच में डिस्प्यूट है, ना तो उनके रिलेशन खराब हो एंड उनका डिस्प्यूट भी रिजॉल्व हो जाए। तो इन सारी एजेंसीज का काम ही होगा इन लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करना। ये सारी जो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका लेवल की लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज होंगी, ये सब लीगल अवेयरनेस कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करवाएंगी। इन कैंप्स का मेन पर्पस क्या होगा कि जो रूरल एरियाज में लोग होते हैं उन तक भी ये अवेयरनेस पहुंच सके कि यस, एक नॉर्मल कोर्ट के अलावा भी एक सेकंड ऑप्शन है जिसके थ्रू आप अपने डिस्प्यूट्स को खत्म कर सकते हो, अपने इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हो। एंड वो सेकंड ऑप्शन क्या है? एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम है जिसके थ्रू लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। सो ये काम भी इन सारी एजेंसीज का ही होता है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका लेवल पर जो होती हैं। अब देखिए, इस एक्ट ने ये तो बोल दिया कि फ्री लीगल सर्विसेज दी जाएंगी, लेकिन वो फ्री लीगल सर्विसेज होंगी कौन सी? पहले तो देखिए, जब भी एक नॉर्मल और रेगुलर कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चलती हैं तो कोर्ट की फीस होती है, उस सारे प्रोसेस की फीस होती है। तो इस सारी जो फीस होगी वो भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो फ्री लीगल सर्विस हो जाएगी। ऐसे ही जो लॉयर हैं, लॉयर की भी एक फ्री सर्विस प्रोवाइड करी जा सकती है। अदरवाइज तो जो पुअर सेक्शन होंगे, लॉयर को किसी से कोई मतलब नहीं है, लॉयर अपनी एक प्रॉपर फीस लेगा, चाहे वो रिच है चाहे वो पुअर है। लेकिन इस नालसा एंड सालसा के थ्रू जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये एजेंसीज होती हैं, स्टेट लेवल पर नालसा होती हैं, ये लोक अदालत कंडक्ट करवाती हैं एंड इस लोक अदालत में कोई भी फीस नहीं देनी पड़ती है एंड यही फिर लॉयर की भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती हैं। ऐसे ही जो भी कोर्ट में प्रोसीडिंग चलेंगी उसकी कॉपीज वगैरह चाहिए होंगी लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करवाने हैं, जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स हुई हैं उनकी अगर ट्रांसलेशन करवानी है, इंग्लिश लैंग्वेज से एक रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करवानी है, इस सारे काम के लिए कोई भी फीस नहीं ली जाएगी एक लोक अदालत में। तो यहाँ पर फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं। ये काम होता है स्टेट लेवल की, डिस्ट्रिक्ट लेवल की, तालुका लेवल की लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज और कमेटीज का। अब देखिए, कौन से लोग, ऐसा तो नहीं होगा ना कि हर एक इंसान को, हमारे इंडिया का जो हर एक इंसान है उसको ये सारी की सारी फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जाए। ऐसे तो हमारी जुडिशरी भी काम नहीं कर पाएगी, इनफैक्ट ऐसे लोक अदालत भी काम नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इनको भी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। चाहे वो रिसोर्सेज स्टेट्स प्रोवाइड करेंगी, गवर्नमेंट्स प्रोवाइड करेंगी, लेकिन इनको रिसोर्सेज तो चाहिए ना। तो हर एक इंसान को ये फ्री सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करी जा सकती हैं। कुछ ही एलिजिबल सेक्शन है, 3 कैटेगरीज में आप उनको डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहले है वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। वल्नरेबल में कौन से लोग आ जाएंगे? जैसे कि वुमेन हो गई, चिल्ड्रन हो गए, SC ST कम्युनिटी के लोग हो गए, डिसेबल्ड और डिफरेंटली एबल्ड पर्संस हो गए, या फिर ऐसे लोग जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हुए हैं, ये वल्नरेबल ग्रुप में आ जाएंगे। ये लोग भी एलिजिबल हैं। ऐसे ही जो प्रिजनर्स हैं, देखिए प्रिजनर्स भी, इनको भी फ्री लीगल सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हमने PIL में हुसैन आरा खातून केस पढ़ा था, उनके लिए एक अटॉर्नी ने फ्री लीगल सर्विस ही दी थी थ्रू PIL, क्योंकि जनरली इन प्रिजनर्स की भी राइट्स की वायोलेशन होती है, इनको प्रॉपर लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती है। तो सेकंड ये लोग आ जाते हैं। फर्स्ट क्या था? वल्नरेबल सेक्शन का ग्रुप। सेकंड ग्रुप क्या है? जो प्रिजन में लोग होते हैं वो। एंड थर्ड ग्रुप है अगर नेचुरल कैलेमिटी हुई है कोई,
देखिए जो अर्थक्वेक वगैरह आते हैं या फिर सुनामी वगैरह, कोई इंडस्ट्रियल डिजास्टर भी हो गया, जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी की आप बात कर सकते हो, फ्लड्स वगैरह आते हैं, ये नेचुरल कैलेमिटीज भी हो सकती हैं। इनकी वजह से बहुत सारे लोग सफर करते हैं एंड स्पेशली पुअर लोग ही सफर करते हैं, तो ये लोग भी फ्री लीगल सर्विसेज के लिए एलिजिबल हैं। फोर्थ एक ग्रुप है इनकम के बेसिस पर। पहले क्या होता था कि कोई भी इंसान जिसकी इनकम 1 लाख से कम होती थी वो एलिजिबल था फ्री लीगल सर्विसेज के लिए, लेकिन अब ये लिमिट बढ़ा दी गई है। नॉर्मली तो 1 लाख ही है, बट अगर किसी ने सुप्रीम कोर्ट की फ्री लीगल सर्विसेज लेनी है उसके लिए अपर लिमिट को बढ़ाया गया है। पहले 1,25,000 था, 1,25,000 तक की लिमिट रखी गई थी, अब ये कर दी गई है 5 लाख तक की लिमिट। तो कोई भी इंसान जिसकी 5 लाख से कम इनकम है वो सुप्रीम कोर्ट की भी फ्री लीगल सर्विसेज को अवेल कर सकता है। सो देखिए ये तो था नालसा, जिसके अंडर डिफरेंट अथॉरिटीज जैसे कि स्टेट लेवल की, डिस्ट्रिक्ट लेवल की, तालुका सब डिविजनल लेवल की जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज होंगी वो लोक अदालत कंडक्ट करवाएंगी, फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी, लीगल अवेयरनेस कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करवाएंगी। अब हम देखते हैं कि लोक अदालत को कैसे डिफाइन करा जाता है, ये होती क्या है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। लोक अदालत एक ऐसा फोरम है, एक ऐसी जगह है यहाँ पर कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे केसेस जो कि यहाँ तो कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है, उनके ऊपर अभी तक कोर्ट ने कोई भी डिसीजन नहीं लिया है, उनको भी ये लोक अदालत डिसाइड कर सकती है। या फिर ऐसे केसेस जो कि प्री लिटिगेशन स्टेज पर हैं, मतलब कि ऐसे केसेस जो कि अभी तक कोर्ट में पहुंचे ही नहीं हैं, तो लोक अदालत इन दोनों ही सिचुएशन में डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकती है, एक एमिकेबल मैनर में कंप्रोमाइज लेके आ सकती है, सेटलमेंट करवा सकती है। इस वे में सेटलमेंट करवा सकती है कि जिन भी पार्टीज में डिस्प्यूट है उनका आपस में रिलेशन भी खराब ना हो एंड उनका डिस्प्यूट भी रिजॉल्व हो जाए। एंड ये लोक अदालत ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम का ही एक कंपोनेंट है। ये जो सारी प्रोसेसेस हमने देखी हैं, नेगोशिएशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन एंड आर्बिट्रेशन, ये सारी प्रोसेसेस के थ्रू ही लोक अदालत अपना डिसीजन देती है। सो लोक अदालत भी एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम ही है जिसके थ्रू किसी भी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलग से डिफाइन भी करा है, बहुत लंबी सी डेफिनेशन है, उसको मैंने अलग से नहीं यहाँ पर लिखा है, जरूरत भी नहीं है। उसमें से कुछ कीवर्ड्स हैं जो आप अपने आंसर में यूज कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एडजुडिकेशन सिस्टम है ये लोक अदालत। एडजुडिकेशन सिस्टम मतलब कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने वाला सिस्टम। तो लोक अदालत एक ओल्डेस्ट फॉर्म है जो कि हमारे एंशिएंट इंडिया में यूज होता था, बट अब भी ये वैलिड है मॉडर्न डे में भी। इनफैक्ट जो विलेज एरियाज होते हैं नॉर्मली वहां पर कोर्ट वगैरह में तो नहीं जाया जाता है, अब भी वहां पर डिस्प्यूट्स को आपस में ही रिजॉल्व कर लिया जाता है। तो ये लोक अदालत भी वैसा ही एक ओल्ड फॉर्म ऑफ सिस्टम है। इसको आप पीपल्स कोर्ट बोल सकते हो। जैसे देखिए लोक अदालत, अदालत कोर्ट एंड लोक पीपल होते हैं, तो ये पीपल्स कोर्ट ही है। गांधीयन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि गांधीयन जो प्रिंसिपल है वो क्या कहते हैं कि कोर्ट्स में नहीं जाना है हम इंडियंस को, अगर हमारे बीच कोई डिस्प्यूट है हमें वो खुद ही रिजॉल्व करना है। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि लोक अदालत भी एडीआर का ही एक कंपोनेंट है, इसी का ही एक पार्ट है। इनका मेन पर्पस क्या है इस लोक अदालत का? इनएक्सपेंसिव एंड स्पीडी ट्रायल करना। हमारी जुडिशरी, हमारे जो कोर्ट्स हैं वो ऑलरेडी ओवरबर्डन है, वहां पर ऑलरेडी केसेस का बहुत ज्यादा बैकलॉग है। एक तो जुडिशरी ऑलरेडी लेंदी प्रोसेस होता है, इन एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा है, टीडियस प्रोसेस है, लोग ही थक जाते हैं। जुडिशरी का तो छोड़ ही दो, लोग केसेस लड़ते लड़ते ही थक जाते हैं, ईयर्स ले लेते हैं हमारे जो नॉर्मल कोर्स होते हैं। सो लोक अदालत एक तरह से एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट मोड ही है, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए एक डिफरेंट मोड है जिसमें ना तो कोई विनर है एंड ना ही कोई लूजर है, दोनों ही पार्टीज इसमें गेन करती हैं। तो एक विन विन सिचुएशन रहती है, क्योंकि ना तो उनका कोई रिलेशनशिप डैमेज होता है एंड उनका जो डिस्प्यूट होता है वो भी रिजॉल्व हो जाता है। सो ये एक नॉर्मल इंसान के लिए, एक पुअर एंड जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनके लिए ये एक ह्यूमनली अप्रोच रहता है, जिसके थ्रू उनको चीप एंड एक्सपीडिशियस, जिसके थ्रू उनको एक स्पीडी ट्रायल के थ्रू जस्टिस मिल जाता है। सो देखिए यही जो बहुत लंबा सा पैरा दिया गया है, बहुत लंबी सी डेफिनेशन दी गई है सुप्रीम कोर्ट की, यही मेन पॉइंट्स उसमें बताए गए हैं। अब हम देखते हैं कि इस लोक अदालत के पास
जो अब इसके पास एक स्टैट्यूटरी बैकिंग है, इसके पास एक लीगल बैकिंग है, वो कहाँ से आई है? सबसे पहले तो देखिए, जो फर्स्ट टाइम लोक अदालत कैंप सेटअप करा गया था वो गुजरात में हुआ था 1982 में। लेकिन फिर जब लोक अदालत के थ्रू डिस्प्यूट्स रिजॉल्व होने लगे, इसकी पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ने लगी। सो डिफरेंट पार्ट ऑफ जो कंट्रीज थे हमारे उस टाइम पर 1980s के टाइम पर, तो अदर पार्ट्स ऑफ कंट्रीज भी इस लोक अदालत सिस्टम को यूज करने लगे, ये इंस्टीट्यूशन पॉपुलर होने लगा। लेकिन उस टाइम पर ये एक वॉलंटरी एंड कंसिलिएटरी एजेंसी के तौर पर आया था। उस टाइम पर इसके पास कोई भी स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं थी। जो भी इसके डिसीजन होते थे वो किसी भी पार्टी के ऊपर बाइंडिंग नहीं होते थे, ऑब्वियसली, क्योंकि ये किसी लॉ और एक्ट के थ्रू नहीं आए थे। ये बस लोगों ने खुद ही डिसाइड करा था कि ऐसे एक लोक अदालत कैंप इस्टेब्लिश करे जा सकते हैं जो गांधीयन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, जिसके थ्रू हम खुद ही अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, किसी कोर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। बट जब इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और कोर्ट्स को, हमारी जुडिशरी को भी लगता है कि इससे हमारा बर्डन भी कम हो रहा है, तो हमारे लेजिस्लेचर को भी इसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है, जिसकी वजह से फिर एक एक्ट आता है, द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। इसी एक्ट के थ्रू ही लोक अदालत को फिर एक लीगल बैकिंग मिल जाती है। इसका मतलब क्या हो जाता है कि अब लोक अदालत जो भी डिसीजन देंगी वो पार्टीज इन्वॉल्व्ड के ऊपर बाइंडिंग हो जाएंगे। अब इसके फीचर्स देखते हैं कि लोक अदालत के फीचर क्या होते हैं। ये हमने पहले ही देख लिया था कि स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एंड हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज जो कमेटी एंड इवन जो तालिका लेवल कमेटी होंगी, ये सारी एजेंसीज जो होंगी ये लोक अदालत होल्ड करवाएंगी, लोक अदालत को कंडक्ट करवाएंगी, ऑर्गेनाइज करवाएंगी। बट किस जगह पर कंडक्ट करवाना है, किस टाइम पर, एंड इन लोक अदालत की पावर क्या होगी, वो सारे फैसले भी, वो सारे डिसीजन भी ये एजेंसीज ही लेगी। जो भी एजेंसी इस लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करवाएगी, इसको होल्ड करवाएगी, वही एजेंसी इसको पावर भी देगी, वही एजेंसी ये डिसाइड करेगी कि किस जगह पर एंड किस टाइम पर लोक अदालत को होल्ड करवाना है, कंडक्ट करवाना है। सेकंड इसमें बात करी गई है कि लोक अदालत की एक कॉम्पोजिशन क्या हो सकती है। नॉर्मली देखिए कि जिस भी एजेंसी ने इसको कंडक्ट करवाया है, जिस भी एजेंसी ने इसको ऑर्गेनाइज करवाया है, वही डिसाइड करेगी कि एक लोक अदालत में कौन से लोग हो सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि इसमें एक सर्विंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर होगा, प्लस इसकी हेल्प के लिए कुछ और पर्सन्स भी होंगे, एंड उन और पर्सन्स का नंबर कितना होगा, कितने नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे, वो सारा कुछ भी ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी ही डिसाइड करेगी। एंड इसकी नॉर्मल कॉम्पोजिशन एक लोक अदालत की देखिए क्या है। इसमें एक जुडिशियल ऑफिसर होगा, वो इस लोक अदालत का चेयरमैन होगा, दैट इज इसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा। साथ में एक लॉयर होगा और एडवोकेट होगा जो कि लीगल एक्सपर्टीज प्रोवाइड करेगा, एंड साथ में ही एक सोशल वर्कर भी होगा। इन सोशल वर्कर्स की इंपॉर्टेंस क्या है कि देखिए, जिस भी जगह पर किसी लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, उस सोशल वर्कर को उस एरिया की प्रॉब्लम्स का पता होगा, उस एरिया की जानकारी होगी, तो जो वर्कर होगा ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। जो लॉयर होगा वो अपनी लीगल एक्सपर्टीज देगा कि कैसे किसी लोक अदालत की प्रोसीडिंग चलानी है, कैसे डिसीजन लेना है, क्या लॉ की प्रोविजंस हैं। एंड जो एक जुडिशियल ऑफिसर होगा वो इस लोक अदालत का चेयरमैन होगा। थर्ड इसका फीचर क्या कहता है कि लोक अदालत किन सेटलमेंट्स को करवा सकती है। सबसे पहले तो उन केसेस को भी सेटल करवा सकती है जो एक कोर्ट में पेंडिंग है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, या फिर ऐसे केसेस जो कि अभी तक कोर्ट में पहुंचे ही नहीं है, ऐसे डिस्प्यूट जो अभी तक लोग कोर्ट में लेके ही नहीं गए हैं, उनको भी एक लोक अदालत सेटल करवा सकती है। लेकिन किनको नहीं करवाएगी लोक अदालत सेटल? जो कि नॉन कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंस होंगे। देखिए, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, दो तरह के ऑफेंस हो सकते हैं, एक तो कंपाउंडेबल ऑफेंस हो सकते हैं। कंपाउंडेबल ऑफेंस ऐसे होंगे जिनके थ्रू एक कंप्रोमाइज करवाया जा सकता है, जिनके ऊपर कंप्रोमाइज हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे ऑफेंसेस भी हो सकते हैं जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हों। ये जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे ये बहुत ही ग्रेव नेचर के होंगे, बहुत हीनस क्राइम होंगे। लेकिन जो कंपाउंडेबल क्राइम होंगे उनके ऊपर समझौता हो सकता है। जिस भी पार्टी ने चार्जेस लगाए थे वो अपने चार्जेस को ड्रॉप करके कंप्रोमाइज के ऊपर भी पहुंच सकता है। बट जो कॉग्निजेबल होते हैं उनको आप नॉन कंपाउंडेबल बोल सकते हो। नॉन कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंस जिनकी नेचर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, बहुत डेंजरस क्राइम होते हैं, एंड जिनके ऊपर कंप्रोमाइज हो ही नहीं सकता है। जैसे कि
जैसे कि अगर आप निर्भया रेप केस की बात करो तो वो एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, उसको लोक अदालत डिसाइड नहीं करेगी। ऐसे केस को नॉर्मल और रेगुलर कोर्ट में ही लेके जाया जा सकता है, नॉर्मल जुडिशरी ही ऐसे केस को डिसाइड कर सकती है। सो नॉन कंपाउंडेबल जो क्रिमिनल ऑफेंस होंगे उनको लोक अदालत डिसाइड नहीं करेगी। लोक अदालत ऐसे कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंसेस को डिसाइड कर सकती है जिनके ऊपर डिसीजन, जिनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, जिनके ऊपर समझौता हो सकता है, या फिर कोई फैमिली मैटर हो गए, मैरिज से रिलेटेड मैटर हो गए, कोई प्रॉपर्टी या फिर लैंड से रिलेटेड कोई मैटर हो सकते हैं। हमने देखा था कि प्रिजनर्स से जो भी मैटर होंगे वो भी लोक अदालत नालसा के थ्रू सेटल करवाए जा सकते हैं। ऐसे अगर कोई लेबर से या फिर वर्कर्स से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, सो ये वाले केसेस जो होंगे वो लोक अदालत सेटल कर सकती हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि लोक अदालत जो होंगी वो तभी डिस्प्यूट को सेटल करेंगी कि यहाँ तो किसी एक पार्टी ने एप्लीकेशन ही फाइल कर दी है। देखिए, जो भी पार्टीज होंगी उनमें से किसी एक ने, जिनके बीच में डिस्प्यूट था, किसी एक ने लोक अदालत में एप्लीकेशन दे दी, तो उस केस में भी फिर लोक अदालत डिस्प्यूट को सेटल कर सकती है। सेकंड, अगर दोनों पार्टीज खुद चाहती हैं, दोनों ही पार्टीज चाहती हैं कि हमारा जो डिस्प्यूट है वो लोक अदालत में ही सेटल हो जाए, हमें कोर्ट में जाने की जरूरत ही ना पड़े। या फिर थर्ड क्या है कि कोर्ट को खुद ही लगता है, हमारी जुडिशरी को खुद ही लगता है कि ये कोई ऐसा डिस्प्यूट है जो नॉर्मल लोक अदालत में ही सेटल करवाया जा सकता है, इसके लिए कोर्ट का वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है, तो ये सारे डिस्प्यूट फिर लोक अदालत सेटल कर सकती है। एंड जो हमारे लोक अदालत हैं उनके पास एक सिविल कोर्ट के जैसे ही पावर है। सिविल कोर्ट के पास पावर कहां से आती है? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के थ्रू। ऐसे ही हमारी लोक अदालत के पास भी पावर आती है, इसी के जैसे ही लोक अदालत के पास है। ये भी विटनेसेस की अटेंडेंस लगा सकती है, उनको ओथ एग्जामिन कर सकती है। जैसे वो होता है ना कि ओथ दे दी कि आप जो भी बोलोगे वो सच बोलोगे, लोक अदालत भी ये काम कर सकती है। ऐसे ही लोक अदालत जो होगी वो डॉक्यूमेंट्स की प्रोडक्शन से रिलेटेड भी डिसीजन ले सकती है। पार्टीज को बोल सकती है कि आप हमारे पास अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, जो भी एविडेंस है वो कलेक्ट कर सकती है। लोक अदालत के पास पावर है कि अगर उसको ऐसे किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत है जो कि किसी और पब्लिक ऑफिस में पड़ा हुआ है या फिर किसी कोर्ट में है, तो वो ऐसे किसी डॉक्यूमेंट को मंगवा भी सकती है। एंड लोक अदालत ये भी डिसाइड कर सकती है कि उसका जो भी प्रोसीडिंग चलेगी उसके कोर्ट में, वो उसका प्रोसीजर क्या होगा। ये सारी चीजें लोक अदालत डिसाइड कर सकती है। एंड देखिए, जो लोक अदालत की प्रोसीडिंग्स होंगी उनको एक जुडिशियल प्रोसीडिंग ही कंसीडर करा जाएगा। जैसे हमारे नॉर्मल कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग कंसीडर करा जाता है, ऐसे ही लोक अदालत की प्रोसीडिंग को भी, जो भी इसमें प्रोसेस चलेगा उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग कंसीडर करा जाता है, तभी इसके डिसीजन बाइंडिंग ही होते हैं। इस जुडिशियल प्रोसीडिंग को डिफाइन करा गया है अंडर इंडियन पीनल कोड 1860। इसको अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही जो हमारा लोक अदालत है इसको एक सिविल कोर्ट ही कंसिडर करा जाएगा अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। एंड लास्ट क्या है कि ये जो लोक अदालत है जो भी डिसीजन देगी ये फाइनल होगा एंड बाइंडिंग होगा एंड विदाउट अपील होगा। इसके डिसीजन के अगेंस्ट किसी भी कोर्ट में अपील फाइल नहीं करी जा सकती है। जैसे कि अगर हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया है, उसका डिसीजन पसंद नहीं आया, तो जो पार्टीज थी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर दी। लोक अदालत के केस में ऐसा नहीं होगा, जो भी इसने डिसीजन लिया है वो फाइनल एंड बाइंडिंग होगा। अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ लोक अदालत कौन सी हो सकती हैं। 3 टाइप है, नेशनल लोक अदालत, स्टेट लोक अदालत एंड परमानेंट लोक अदालत। अब देखिए, जो नेशनल एंड स्टेट लोक अदालत हैं ये दोनों ही क्या काम करती हैं, या तो बैंक रिकवरी से जो रिलेटेड केसेस होते हैं उनसे डील करती हैं, कोई लेबर डिस्प्यूट आ गया उनसे डील करेंगी, ये कोई कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंस आ गया उससे भी डील कर सकती हैं, उसको भी डिसाइड कर सकती हैं। बट जो परमानेंट लोक अदालत होती हैं ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज से डील करती हैं, इसको हम अलग टॉपिक में कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट टाइप है नेशनल लोक अदालत। नेशनल लोक अदालत ऐसी है जो कि रेगुलर इंटरवल पर होल्ड करवाई जाती हैं। एक ही सिंगल दिन पर, एक ही सिंगल डे पर थ्रू आउट द कंट्री डिफरेंट एरियाज में लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करवा दिया गया। मतलब कि एक ही दिन पर पूरी कंट्री में लोक अदालत ऑर्गेनाइज करवाई। सुप्रीम कोर्ट से लेकर तालुका लेवल तक हमने डिफरेंट स्टेजेस देखी है ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी, हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। तो इन सारे स्टेजेस पर लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। एक ही दिन में पूरी कंट्री में अ नंबर ऑफ केसेस को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, बहुत सारे केसेस को सेटल कर दिया जाता है। 2015 से
कॉन्टिन्यूसली एवरी मंथ, हर एक मंथ में नेशनल लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। एक सब्जेक्ट चूज करा जाता है कि जैसे अगर कोई फैमिली डिस्प्यूट है तो ये एक सब्जेक्ट चूज कर लिया गया, इसी ही सब्जेक्ट के ऊपर हर एक मंथ में नेशनल लेवल पर एक ही दिन में फिर नेशनल लोक अदालत ऑर्गेनाइज करवाएंगी एंड डिस्प्यूट्स को सेटल करा जाएगा, फैमिली डिस्प्यूट को सेटल करा जाएगा। जो स्टेट लेवल की लोक अदालत है इनकी डिफरेंट टाइप हो सकती हैं, जैसे कि कॉन्टिन्यूस लोक अदालत। स्टेट लोक अदालत को वैसे रेगुलर लोक अदालत भी बोलते हैं। फर्स्ट जो इनकी टाइप है कॉन्टिन्यूस लोक अदालत ही, इसमें कुछ दिनों के लिए लोक अदालत को कॉन्टिन्यूसली ऑर्गेनाइज करवाया जाता है किसी स्टेट में। जो भी डिस्प्यूट को सेटल करवाना है, जो डिस्प्यूट अभी तक सेटल नहीं करा गया है, उसके लिए एक नेक्स्ट डेट दे दी जाती है पार्टीज को। फिर उनको कुछ टर्म्स दी जाती हैं कि इन टर्म्स के ऊपर आप अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व कर सकते हो एंड पार्टीज को बोला जाता है कि नेक्स्ट डेट आने तक वो इन टर्म्स को रिव्यू करें एंड एक सेटलमेंट तक पहुंचने का ट्राई करें। तो कॉन्टिन्यूअस लोक अदालत कुछ दिनों के लिए एक इनका बेंच बैठता है लोक अदालत का। जो डेली लोक अदालत होती है ये डेली बेसिस पर ऑब्वियसली ऑर्गेनाइज करी जाती हैं एंड जो मोबाइल लोक अदालत होती हैं ये मोबाइल कोर्ट के जैसे होती हैं। इनका जो मेन पर्पस होता है वो लीगल अवेयरनेस कैंप होल्ड करवाना होता है, लीगल अवेयरनेस क्रिएट करना होता है, स्प्रेड करना होता है। जैसे कि हमने पहले ही देखा था, जो स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल की लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज होती हैं इनको ये काम भी दिया जाता है कि लीगल सर्विसेज कैंप्स होल्ड करवाएं, सो दैट जो रूरल लेवल के लोग हैं उनको भी अपने राइट्स का पता हो कि जैसे एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम भी है। तो मोबाइल लोक अदालत वैन वगैरह में जाके एक तो पैटी डिस्प्यूट्स को, जो कि छोटे मोटे डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको रिजॉल्व कर सकती हैं। लीगल अवेयरनेस भी ये लोग स्प्रेड कर सकते हैं। ऐसे ही मेगा लेवल की भी लोक अदालत होती हैं। जैसे कि देखिए, जो एक नेशनल लेवल की लोक अदालत थी, पूरे नेशन में, पूरी कंट्री में एक दिन में लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करवाया गया। ऐसे ही जो मेगा स्टेट लेवल की लोक अदालत होगी उसमें एक स्टेट में एक ही दिन में लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा, लेकिन एक स्टेट में ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। ये जो परमानेंट लोक अदालत है ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए हैं। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज ऐसी सर्विसेज होती हैं जो कि सिटीजन्स की सर्वाइवल के लिए असेंशियल होती हैं, कंपल्सरी सर्विसेज होती हैं, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि पानी की सप्लाई हर एक नॉर्मल इंसान के लिए ये कंपल्सरी है। इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट है। जो टेलीग्राफ और पोस्टल सर्विसेज होती हैं ये इंपॉर्टेंट है। हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है, जो रेलवे सिस्टम है, ये सारी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में आ जाती हैं। ये क्योंकि ये नॉर्मल लाइफ के लिए, सिटीजन्स के लिए ये बेसिक एंड असेंशियल सर्विसेज हैं। तो इनके लिए फिर परमानेंट लोक अदालत आती हैं। इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं कि लोक अदालतें सेटअप करने के, इनको ऑर्गेनाइज करवाने के बेनिफिट्स क्या हैं। ये हमें वैसे समझ आ चुका होगा कि इनके लिए पहले तो कोई किसी कोर्ट की फी नहीं देनी पड़ती है, ये फ्री लीगल सर्विस है। और अगर कोई पहले फीस दी भी गई थी डिस्प्यूट को सेटल करवाने के लिए, उसको रिफंड कर दिया जाता है, उसको वापस कर दिया जाता है। इसमें कोई भी स्ट्रिक्ट प्रोसीजरल लॉ फॉलो नहीं करे जाते हैं। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोसीजर्स होती है। जैसे कि अगर एक रेगुलर कोर्ट में नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो होता है, जो सिविल प्रोसीजर कोड है, एविडेंस एक्ट है, उनको यूज करा जाता है। एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है एक रेगुलर कोर्ट में। लेकिन जो लोक अदालत होती हैं इसमें प्रोसीजर की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसका जो मेन पर्पस होता है वो डिस्प्यूट को ऐसे रिजॉल्व करवाना होता है कि रिलेशनशिप भी डैमेज ना हो, क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के ऊपर बेस्ड होती हैं। इसीलिए यहाँ पर कोई सख्त और स्ट्रिक्ट प्रोसीजरल लॉज को फॉलो नहीं करा जाता है। लोक अदालत का थर्ड बेनिफिट क्या है कि इसके थ्रू डायरेक्ट इंटरेक्शन हो सकती है जजेस की। जो भी पार्टीज जिनके बीच में डिस्प्यूट है वो सीधे सीधे जो जज होगा इस लोक अदालत का, जो भी जुडिशियल ऑफिसर होगा, उससे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकती हैं। नॉर्मल और रेगुलर कोर्ट में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन एक लोक अदालत में ऐसा होता है। एंड जो भी इसका डिसीजन होगा वो बाइंडिंग अवार्ड होगा एंड इसके अवार्ड के अगेंस्ट, इसके डिसीजन के अगेंस्ट कहीं अपील भी फाइल नहीं करी जाएगी। लोक अदालत के ऊपर देखिए एक लॉ कमीशन की रिपोर्ट भी आई थी। अब देखिए रिपोर्ट की जो टर्म्स हैं, जो भी इसमें बताया गया है वो जनरल सा बताया गया है। आपको याद क्या रखना है कि एक तो ये 222nd रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट का आपको नाम भी याद रखना होगा। नाम इसका है नीड फॉर जस्टिस डिस्पेंसेशन थ्रू एडीआर, दैट इज ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम। तो लॉ कमीशन ने अपनी इस रिपोर्ट में बताया है कि एडीआर के फायदे क्या हैं। हमने ऑलरेडी देख लिया है, इसके एक्सपेंसेस कम है, लेस एक्सपेंसिव प्रोसेस है, ये टाइम ज्यादा नहीं लगता है, इसमें स्पीडी ट्रायल हो जाता है।
एडीआर का देखिए प्रोसेस बहुत सिंपल सा होता है, आप नेगोशिएशन करते हो, कंसिलिएशन, मीडिएशन करते हो। जो एक नॉर्मल लॉ कोर्ट होते हैं वहां की टेक्निकलिटीज को यहाँ पर फॉलो नहीं करना पड़ता है एडीआर में। ऐसे यहाँ पर जो भी पार्टीज हैं वो फ्रीली डिस्कशन कर सकती हैं। देखिए नेगोशिएशन का प्रोसेस क्या है, यहाँ पर नॉर्मल डिस्कशंस हो रही हैं नेगोशिएशन में, कोई भी फॉर्मल रूल्स नहीं है, कोई डिसीजन बाइंडिंग नहीं है, पार्टीज ओपनली डिस्कशन कर सकती हैं जो कि एक रेगुलर कोर्ट में पॉसिबल नहीं है। तो ये सारे फायदे लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बताए हैं रिगार्डिंग ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम। थर्ड टाइप ऑफ लोक अदालत है परमानेंट लोक अदालत। नेशनल एंड स्टेट लोक अदालत कवर कर चुके हैं। जो परमानेंट लोक अदालत है फॉर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, ये 2002 में आई थी बाय एन अमेंडमेंट ऑफ एक्ट। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 में ही अमेंडमेंट करी गई थी 2002 में, जिसके थ्रू फिर पीयूएस के लिए अलग से एक परमानेंट लोक अदालत आई थी। रीजन क्या थे कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए अलग से एक लोक अदालत को एस्टैब्लिश करना पड़ा। ओके, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, सारा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स।